हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। लर्निंग का चैप्टर हम कर रहे थे जिसमें हम आज करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि हमारी स्किनर ने दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और इसी थ्योरी का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी कि सक्रिय अनुबंधन। यानी एग्जाम में दोनों में से कोई भी चीज़ आ जाए, चाहे ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछा गया हो या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पूछा गया हो, एक ही बात है, एक ही थ्योरी ये होती है। अब देखिए, जो ये थ्योरी है हमारी किसने दी है? बीएफ स्किनर ने। जो हमारे बीएफ स्किनर जी थे वो हमारे होवार्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे और ये एक व्यवहारवादी थे यानी बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने अपना सारा काम बिहेवियरिज्म पर ही किया है। इनका जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1990 में हुई, और इन्होंने ये थ्योरी दी 1938 में। अब ये तो कुछ चीज़ें थी जो स्किनर जी के बारे में थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको याद रखना। अब बात करते हैं जो बीएफ स्किनर ने अपनी थ्योरी दी है उसमें किस चीज़ के बारे में इन्होंने बात कही है। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने बात की है लर्नर्स रोल, यानी जो सीखने वाला है उसका रोल क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव होगा, यानी वो सक्रिय होगा। लर्नर कोई भी हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, एक व्यक्ति, एक पशु, एक पक्षी, जानवर, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी जो सीखने वाला है उसका रोल हमेशा एक्टिव होगा। जबकि पेवलोव की थ्योरी में क्या था, लर्नर हमेशा पैसिव का रोल अदा करता था। वो कैसे करता था वो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पहले ये चीज़ समझिए। अब जो हमारे स्किनर जी हैं इन्होंने अपनी थ्योरी में आरएस की बात कही है। आरएस हमारा क्या है? रिस्पॉन्ड और स्टिमुलस। अब जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया है वो किस चीज़ पर दिया है? चूहों और कबूतरों पर दिया है। और भी कुछ पशु पक्षी थे जिन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनके एक्सपेरिमेंट रहे हैं और सक्सेसफुल हुए हैं वो रैट और पिजन्स पर रहे हैं। और जो इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी है वो इन्होंने मेनली रैट के एक्सपेरिमेंट पर दी है, तो वो चीज़ भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव पैसिव का क्या रोल है और आरएस है वो चीज़ें क्या होती हैं। तो वो देखिए, आपको पता होगा कि जो पेवलोव जी की थ्योरी थी उसमें हमने एसआर के बारे में बात कही थी, है ना। एसआर के बारे में हमने बात कही थी पेवलोव की थ्योरी में। तो ये जो एसआर था ये क्या था? एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स। ये हमने किस में पढ़ा था? पेवलोव जी की थ्योरी में। लेकिन स्किनर जी बात करते हैं आरएस की। उनका मानना है कि पहले हमारा रिस्पॉन्स होता है और बाद में हमारा स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। तो ये बात किसने कही है? हमारी स्किनर जी ने। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है वो देखिए। पेवलोव जी का मानना है कि लर्नर हमेशा पैसिव होगा, जबकि स्किनर जी का मानना है कि लर्नर हमेशा एक्टिव होगा। वो कैसे होता है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिससे आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो। देखिए, जब हमने पेवलोव की थ्योरी पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जब एक कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है तो कुत्ते के मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुत्ता कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही भोजन उसे दिखाई दिया उसके मुंह से लार निकलनी स्टार्ट हुई। लेकिन कुत्ते का रोल अभी भी यहाँ पे क्या है? पैसिव है। कुत्ता कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, बस कितना काम उसने किया कि जैसे ही उसको स्टिमुलस दिखा वैसे ही उसके मुंह से लार निकलनी स्टार्ट हुई। लेकिन कुत्ता यहाँ पे पैसिव है, वो अपने हाथ पैर नहीं चला रहा है, वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका इतना सा रिस्पॉन्ड था कि उसके मुंह से लार निकली। तो यहाँ पर पेवलोव की थ्योरी में जो लर्नर है वो कौन सी भूमिका अदा कर रहा है? पैसिव की। और उसकी थ्योरी में पहले स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया यानी भोजन दिया गया, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड हुआ यानी उसके बाद ही कुत्ते के मुंह से लार निकली। तो ये तो थी हमारी पेवलोव की थ्योरी। लेकिन स्किनर जी ने इस थ्योरी को बिल्कुल गलत ठहरा दिया। उनका मानना बिल्कुल अपोजिट था। पेवलोव जी कहते हैं कि पहले रिस्पॉन्स होगा उसके बाद ही स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, और ये चीज़ उन्होंने अपनी थ्योरी में एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सिखाई है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखिए। स्किनर जी ने एक चूहे को कुछ दिनों के लिए एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है,
उस बॉक्स को उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया, जब चूहा अपने हाथ पैर चलाता है तो उसका पैर एक लीवर पर पड़ता है, और जैसे ही उसका पैर लीवर पर पड़ेगा, लीवर के दबने से एक कटोरी निकल के आएगी जिसमें कुछ दाने होते हैं, कुछ खाना होता है चूहे के लिए, और चूहा उससे वो दाने निकाल कर खा लेता है। तो ये इनका एक एक्सपेरिमेंट था स्किनर जी का, और इसी के थ्रू उन्होंने बताया कि पहले रिस्पॉन्ड होगा और फिर स्टिमुलस प्रेजेंट होगा। कैसे, वो देखिए। जब चूहे ने हाथ पैर चलाए तो उसने क्या किया, यहाँ पे रिस्पोंड किया, और रिस्पोंड करने के बाद क्या हुआ, स्टिमुलस बाहर आया, स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ। अगर यहाँ पे चूहा अपने हाथ पैर नहीं चलाता तो लीवर पर उसका पैर नहीं आता, और लीवर पर अगर लीवर प्रेस नहीं होता तो खाना भी निकल कर नहीं आता। तो ओवरऑल स्किनर जी अपनी थ्योरी से ये चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब भी कोई लर्नर रिस्पॉन्स करेगा, किसी भी कार्य को करने की कोशिश करेगा और वो सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, तभी स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। तो ये थी हमारी पावलोव और स्किनर की थ्योरी का डिफरेंस। तो स्किनर जी ने अपनी थ्योरी में जो एक्टिव और आरएस की बात कही है वो यही है कि लर्नर हमेशा यहाँ पर एक्टिव रहना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति को स्टिमुलस तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी वो स्टिमुलस तक पहुँच पाएगा। तो उनकी ये थ्योरी है आरएस, वो इसी चीज़ पर डिपेंड है कि पहले रिस्पॉन्ड होगा, कार्य करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद ही स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। अब स्किनर जी ने अपनी थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, एक दो टर्म्स का उन्होंने यूज़ किया है, तो वो टर्म्स कौन सी हैं वो देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के मैंने 2 पॉइंट रखे हैं, एक रीइंफोर्समेंट, एक पनिशमेंट। तो जो रीइंफोर्समेंट शब्द है इसका स्किनर जी ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और अगर बेसिकली देखें तो इनकी पूरी थ्योरी ही रीइंफोर्समेंट पर डिपेंड है। वो कैसे हैं वो चीज़ देखिए। स्किनर जी कहते हैं कि एक व्यक्ति 2 तरीके से सीख सकता है, या आप कह सकते हो एक बच्चा या कोई भी लर्नर 2 तरीके से सीख सकता है, या तो रीइंफोर्समेंट के जरिए या फिर पनिशमेंट के जरिए। वो कैसे होता है वो देखिए। जो रीइंफोर्समेंट है उसे हिंदी में पुनर्बलन कहते हैं। जब भी एक व्यक्ति का व्यवहार बार बार रिपीट करवाना हो, यानी बार बार उसी काम की रिपीटेशन चाहिए, उस काम को दोहराना चाहिए, तो हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो रीइंफोर्समेंट है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक व्यवहार की बार बार पुनरावृत्ति करवाना ही क्या है, हमारा रीइंफोर्समेंट होता है, यानी कि पुनर्बलन होता है। रीइंफोर्समेंट हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी सकारात्मक होती है, और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपना बिहेवियर इंक्रीज करवाना हो, यानी किसी भी व्यवहार को हमें बढ़ावा देना हो तो हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। जबकि पनिशमेंट इसका अपोजिट है, जब भी किसी व्यवहार को हमें वहीं रोकना है उसी टाइम, तो हम पनिशमेंट का यूज़ करेंगे। बिहेवियर डिक्रीजेज, यानी व्यवहार को रोकने के लिए हम पनिशमेंट का यूज़ करते हैं, और पनिशमेंट हमेशा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें दंड दिया गया है या किसी को कष्ट हो रहा है वो हमारा पनिशमेंट में आता है, और ये चीज़ हमारी नेगेटिव है। ठीक है, कहने को बेशक से ये एक इन्होंने पनिशमेंट के बारे में बात कही है, लेकिन जब ये नेगेटिव है तो इसका कोई रोल बनता ही नहीं है। तो पनिशमेंट हमें कभी भी नहीं देनी चाहिए। जो भी कार्य हम किसी लर्नर से करवाते हैं वो हमें रीइंफोर्समेंट के जरिए करवाना चाहिए। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट बेसिकली हमारी क्या हुई, जब किसी भी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति करवानी हो, यानी उसका रिपीटेशन करवाना हो, वो हमारी रीइंफोर्समेंट है। जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने में खुशी मिलती है तो उसे हम रीइंफोर्समेंट के जरिए करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ़र्क था रीइंफोर्समेंट में और पनिशमेंट में। पनिशमेंट तो हमें देना ही नहीं है, तो इसके बारे में बात करनी ही नहीं हमें। हम अब बात करेंगे रीइंफोर्समेंट की। तो जो रीइंफोर्समेंट है वो हम किस तरीके से किसी व्यक्ति को या किसी लर्नर को दे सकते हैं वो देखिए। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन का समय, किस समय हमें पुनर्बलन देना चाहिए। तो देखिए, जो हमारे रीइंफोर्समेंट है वो 2 तरीके से दी जा सकती है। एक तरीका होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और एक तरीका होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट को हिंदी में कहते हैं सतत पुनर्बलन, और पार्शियल रीइंफोर्समेंट यानी कि आंशिक पुनर्बलन। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट बार बार दिया जाता है। ठीक है, बार बार लगातार हम उस रीइंफोर्समेंट को देते रहते हैं, लेकिन
जो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है वो हमारी ठीक नहीं होती है, क्योंकि अगर हम बार बार किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को या किसी लर्नर को रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे तो वो उस चीज़ का आदी हो जाएगा, और जब उसे रीइंफोर्समेंट नहीं दी जाएगी तो वो काम को करना बंद कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे कि कोई भी बच्चा है, स्कूल आता है, ठीक है, उसे आते ही हम क्या करते हैं, एक चॉकलेट दे देते हैं। तो डेली ये चीज़ हमारी रिपीटेशन में चल रही है, डेली हम उसे चॉकलेट दे रहे हैं। लेकिन अगर हमने उस बच्चे को बीच में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन चॉकलेट नहीं दी तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा, स्कूल में आना बंद कर देगा। तो इसलिए हमें कभी भी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट नहीं देनी चाहिए। जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है वो हमारी अच्छी होती है, क्योंकि पार्शियल रीइंफोर्समेंट कभी कभी दी जाती है। 2 तरीके से इसको हम दे सकते हैं, एक तो इंटरवल के थ्रू और एक रेशियो के थ्रू। इंटरवल यानी कि अंतराल पर, समय के अंतराल पर, जैसे 1 महीने का अंतराल, 2 महीने का अंतराल, 20 दिन का अंतराल। और रेशियो यानी कि अनुपात, यानी जो कार्य किया गया है उसकी मात्रा के आधार पर हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट अच्छी नहीं होती, पार्शियल रीइंफोर्समेंट अच्छी होती है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट 2 तरीके से दी जा सकती है, एक इंटरवल यानी कि कुछ समय अंतराल पर, और एक रेशो यानी जो कार्य किया जा रहा है उसकी मात्रा के आधार पर। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो कि क्लास में बच्चों के यूटीज चल रहे हैं, ठीक है। आप यूटीज को 1 हफ्ते के इंटरवल पे भी ले सकते हो, महीने के इंटरवल पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या टाइमिंग रखी कि जो बच्चा यूटी में हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसे क्या दी जाएगी, चॉकलेट दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी किस पे हो रही है, इंटरवल के अकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन रेशो के आधार पर कैसे होगा कि पूरे साल में जितने यूटी हुए हैं उन सभी यूटी में जिसने भी हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं उन बच्चों को चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, मात्रा के आधार पर। यानी यहाँ पे हमने काम की मात्रा देखी है कि जितने भी हमारे टोटल यूटीज हुए हैं, टोटल यूटीज में किस बच्चे ने अच्छा काम किया है या किसने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, वो हमारा किस में आएगा, रेशो में आएगा। और इंटरवल यानी समय समय के अकॉर्डिंग, चाहे आप हफ्ते में या 10 दिन में या 20 दिन में जो यूटी ले रहे हो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप बच्चे को जब कोई भी रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो वो चीज़ें हमारी आएगी इंटरवल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर जी ने 2 चीज़ों के बारे में बात की, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। पनिशमेंट हमें देनी ही नहीं है किसी भी बच्चे को, रीइंफोर्समेंट हमें देनी होती है जब भी एक बच्चे को किसी कार्य की पुनरावृत्ति बार बार करवानी है, तो हम रीइंफोर्समेंट का ही यूज करेंगे। और कौन सी का करेंगे, पार्शियल रीइंफोर्समेंट का। कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से एक बच्चा उस चीज का हैबिचुअल हो सकता है जो कि गलत है। अब स्किनर जी ने इसमें 1-2 चीजों की और बात कही है, वो क्या है वो देखते हैं। अब देखिए, स्किनर जी ने जो पहली टर्म यूज की है वो है शेपिंग, यानी कि ढालना। इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे भागों में किसी भी विषय को बांटकर सिखाना। मतलब कोई भी ऐसा विषय या कोई भी ऐसा कार्य जो कठिन है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर हमें लर्नर को सिखाना चाहिए ताकि वो जल्दी सीख जाए। तो शेपिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी विषय को पहले छोटे छोटे भागों में बांटना और फिर उसको सिखाना। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था शेपिंग का, वो इन्होंने किया था कबूतर पर। वो कुछ इस तरीके से था कि कबूतर को इस रास्ते पर चलना था, लेकिन वो एकदम से इस रास्ते पर नहीं चल पा रहा था, तो इन्होंने इस रास्ते को इस तरीके से 8 भागों में बांट दिया था। यानी पहले यहाँ तक चलना सिखाया जाएगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो स्किनर जी ने कबूतर पर किया था ताकि वो इस पाथ पर चल सके। तो चाहे ऐसा कोई भी कार्य हो या कोई भी विषय हो जो कठिन है, उसे हम छोटे छोटे भागों में बांटकर सिखा सकते हैं। अब जो इन्होंने अगला टर्म यूज किया है वो है चेनिंग, यानी कि श्रृंखलन। जो चेनिंग है वो शेपिंग का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर हम भागों में बांट कर सिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी विषय को जोड़कर सिखाएंगे, यानी छोटे छोटे भाग या टुकड़े को जोड़ते हुए सिखाना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि हमें एक बच्चे को यूनिवर्स सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उसको सिखाएंगे। किस तरीके से कि पहले हमने बच्चे को बताया कि हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, क्या सन है, क्या मून है, जो अर्थ है वो क्या है, मतलब हर एक प्लैनेट्स के बारे में बच्चे को बता रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को जोड़ते जोड़ते हम उसको यूनिवर्स सिखा देंगे।
तो बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पर हम किसी भी विषय को बांटकर सिखाएंगे और यहाँ पर हम किसी भी विषय को जोड़कर सिखाएंगे। तो ये था हमारा शेपिंग और चेनिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो स्किनर जी ने अपनी ये थ्योरी दी है, इसका हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो देखते हैं। तो देखिए, जब भी किसी बच्चे की पढ़ाई को हमें जारी रखना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, रीइंफोर्समेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी इस थ्योरी का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी बच्चे की पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखना है तो भी हम इस थ्योरी का यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर किसी कठिन विषय को सिखाना है तो भी हम इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं, या किसी विषय को जोड़कर सिखाना है तो भी हम इनकी थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, जब हमें किसी बच्चे के व्यवहार को बढ़ावा देना है या उसके व्यवहार को रोकना है तो इनकी ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रीइंफोर्समेंट शब्द है, जो पुनर्बलन है, वो बच्चे के व्यवहार को बढ़ाने में, उसकी पुनरावृत्ति करने में बहुत कामयाब होता है। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।